Are you ready? हेलो एवरीवन, ये 2025 बस आने ही वाला है, तो इसकी बढ़िया से प्रिपरेशन करने के लिए हम आपके लिए लाए हैं गेम चेंजर सीरीज। इस गेम चेंजर सीरीज में हम शॉर्ट, एक्यूरेट, फास्ट, एफिशिएंट यानी iFly के सेफ तरीके से गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो आज के लिए हमने लिया है BT 2024 के पेपर सॉल्यूशंस और ये होने वाला है पार्ट 3। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। If right hand arrow denotes increasing order of intensity, then the meaning of the words dry, arid, parched is analogous to diet, fast and blank. Which of the following given options is appropriate to fill the blank? A. Starve, B. Reject, C. Feast और D. Deny. तो राइट हैंड आरो डिनोट क्या कर रहा है? सबसे पहले ये देखते हैं, इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, ठीक है, वो बता रहा है हमें ये राइट हैंड एरो। अब जो इन वर्ड्स का मीनिंग है, जो हमें कॉम्बिनेशन दिया है ड्राई, एरिड, पार्च्ड, ये कॉम्बिनेशन डाइट, फास्ट और ब्लैंक के एनालोगस है, यानी जिस ऑर्डर में, जिस इंटेंसिटी में इन वर्ड्स का मतलब बदल रहा है, उसी इंटेंसिटी, उसी ऑर्डर में इन वर्ड्स का मतलब भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो चलो जरा पहले वाले कॉम्बिनेशन को देखते हैं। ये तुम देख रहे हो, सबसे पहले वाला है ड्राई। तो ड्राई मतलब यहाँ पर कुछ कुछ पानी की जरूरत है, अभी भी वेजिटेशन है यहाँ पर। दूसरा देख रहे हो तुम, ये लैंड कैसा है? एरिड है, ठीक है, यहाँ पे क्रैक्स दिख रहे हैं, बहुत ड्राई लैंड है, लेकिन फिर भी चलो यहाँ पर कुछ खेती बाड़ी की जा सकती है। तीसरा लैंड आ जाता है बिल्कुल पार्च्ड। अब पार्च्ड का मतलब तो यहाँ हॉट क्लाइमेट भी है और एकदम बिल्कुल बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े क्रैक्स आ चुके हैं लैंड पर, पानी की बहुत सख्त जरूरत है। तो अगर तुम इन वर्ड्स के मीनिंग को देखोगे तो हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, है ना, इंटेंसिटी एडवर्सिटी की तरफ बढ़ रही है। अब जरा दूसरे कॉम्बिनेशन पर आ जाओ। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या था? डाइट, फास्ट और ब्लैंक। ठीक है, तो डाइट का मतलब क्या होता है कि तुम लिमिटेड खाना खा रहे हो, किस टाइम पर खा रहे हो वो सब प्लान किया है। ठीक है, फास्ट का मतलब क्या होता है? इंटायरली एक दिन के लिए, 24 आवर्स के लिए तुम कुछ नहीं खा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया तुमने? पहले खाना कम किया, फिर खाना पूरे दिन के लिए ही बंद कर दिया। तो तीसरा इसका इंटेंसिटी क्या बनेगी? पहला ऑप्शन क्या है? स्टार्व यानी भूखा रह जाना। दूसरा ऑप्शन है रिजेक्ट यानी मना कर देना बिल्कुल, और तीसरा ऑप्शन है फीस्ट यानी बहुत अच्छा खाना खाना। तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। और लास्ट है डिनाई यानी मना करना। ओके, तो अब जब यहाँ पर खाना कम ही होता जा रहा है तो तीसरे बारी में क्या होगा? बिल्कुल ही खाना बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? भूखे रहोगे, और भूखे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टार्व। और स्टार्व हमारा कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए। अब चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। If two distinct non-zero real variables x and y are such that x plus y is proportional to x minus y, then the value of x depends on x into y, depends only on x and not on y, c depends only on y and not on x, and d is a constant. तो सबसे पहले तो जरा इंफॉर्मेशन निकाल लो यहाँ से क्या क्या मिल रही है। दो वेरिएबल्स दिए, दोनों नॉन जीरो हैं, जीरो नहीं होंगे, और दोनों डिस्टिंक्ट हैं यानी ये दोनों इक्वल भी नहीं है। अब इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या दिया कि x प्लस वाई और x माइनस वाई आपस में प्रोपोर्शनल है। और ये सब बताने के बाद मुझसे पूछा गया है क्वेश्चन ने कि x की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी या फिर वो कांस्टेंट रहेगी। इन ऑप्शंस में से क्या आंसर होगा? तो प्रोपोर्शनैलिटी की जब बात आती है तो वापस जरा ओम्स लॉ रिमाइंड कराती हूँ मैं तुम्हें। ओम्स लॉ में क्या था कि करंट थ्रू अ कंडक्टर बिटवीन टू पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज अक्रॉस द टू पॉइंट्स। इसको रिप्रेजेंट किस तरीके से किया था? I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब मैथमेटिकल टर्म्स में लाने के लिए मुझे ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाना पड़ेगा। तो इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि था रेजिस्टेंस। अब जैसी रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस हुआ ना, तो देखो तुम, बहुत इजी सिंपल एक मैथमेटिकल इक्वेशन हमारे पास बन के आ गई, है ना। सेम तरीका हम इस क्वेश्चन में भी यूज करने वाले हैं। वापस चलते हैं क्वेश्चन पर। दो वेरिएबल्स, दोनों के बीच का रिलेशन दे दिया, x प्लस वाई इज प्रोपोर्शनल टू x माइनस वाई। अब प्रोपोर्शनल दिया है तो इसको मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ? इक्वेशन 1 बना दी मैंने इससे, x प्लस वाई इक्वल्स टू k। जो मेरा k है वो क्या बना? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इनटू x माइनस वाई। अब चलो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। इस इक्वेशन को जरा रीअरेंज करेंगे। अब हम k को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा x प्लस वाई इक्वल्स टू के एक्स माइनस के वाई। दोबारा से लिखेंगे इसको, x वाली टर्म्स एक तरफ ले आते हैं, y वाली टर्म्स एक तरफ ले आते हैं।
तो x माइनस के एक्स इक्वल्स टू माइनस के माइनस वाई बना। अब जरा यहाँ से x को कॉमन ले लो, यहाँ से माइनस वाई को कॉमन ले लो। तो x को कॉमन लिया 1 माइनस के बना, माइनस वाई कॉमन लिया तो 1 प्लस के बना। अब इसको क्या करो, x अपॉन वाई के लिए सॉल्व करो। तो इसको मैंने जैसे ही x अपॉन वाई के लिए सॉल्व किया तो माइनस 1 प्लस के डिवाइडेड बाय 1 माइनस के। अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ x अपॉन वाई, क्या यहाँ पे राइट हैंड साइड में कोई भी x या y टर्म आ रही है? बिल्कुल नहीं, सिर्फ k आ रहा है। तो इससे मुझे क्या पता लगा, जो x अपॉन वाई की वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ k पर डिपेंड करेगी। ओके और k मेरा क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यानी ये जो k है मेरा हमेशा कांस्टेंट होगा। अब अगर k हमेशा कांस्टेंट होगा और x अपॉन वाई यानी x y की वैल्यू इस कांस्टेंट पर डिपेंड कर रही है, तो मेरा x क्या बन गया, x भी मेरा एक कांस्टेंट बन जाएगा। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी, which is x is a constant। अब चलो तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। Consider the following sample of numbers 9, 18, 11, 14, 15, 17, 10, 69, 11, 13. The median of the sample is 13.5, 14, 11, 18.7। तो मुझे क्या निकालना है, ये नंबर्स दे दिए, इनका मीडियन निकालना है। तो वापस चलो जरा 10th क्लास की अपनी मैथ्स पर। मीडियन होता था हमारा सेंट्रल वैल्यू, है ना। अब इसको मैं निकालती कैसे थी, अरेंज द ऑब्जर्वेशंस इन असेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे पहले तो जो नंबर्स दिए हैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। फॉर्मूला पर आ जाते हैं, अगर ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं तो n+1 अपॉन 2th पोजिशन, यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी वो आंसर होगा। दूसरा है इवन नंबर्स के लिए n+2th पोजिशन, n+2 + 1th पोजिशन। अब इन दो पोजिशन पे जो भी वैल्यू होगी उनको 2 से डिवाइड कर दो, एवरेज निकाल दो तो मीडियन निकल आएगा। एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। ऑड नंबर की बात की गई है, यहाँ देखो जरा 7 ऑब्जर्वेशन है मेरे पास, 7 ऑब्जर्वेशन है तो 7 + 1 अपॉन 2th पोजिशन में निकालूंगी, यानी 4th पोजिशन में देखूंगी। 4th पोजिशन पे कौन सा नंबर है, 6, तो वो बन गया मीडियन। यहाँ देखो जरा 8 ऑब्जर्वेशन है मेरे पास, तो 8 ऑब्जर्वेशन के लिए पहले तो मैं 8 अपॉन 2th वैल्यू निकाल लूंगी, ये बनी मेरी 4th पोजिशन। अब दूसरी निकली 8 अपॉन 2 + 1th पोजिशन, वो हुई 5th पोजिशन। अब इन दो नंबर्स का एवरेज निकाल लिया जाएगा, इनका एवरेज निकला 4.5, तो मीडियन भी मेरा बना 4.5। अब वापस क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, जितने भी नंबर्स थे इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब जैसे ही मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, इनको काउंट किया, तो मुझे पता लगा कि मेरे पास 10 नंबर्स हैं। ठीक है, इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर मेरे पास आई तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगी, n+2th पोजिशन निकालूंगी और n अपॉन 2 + 1th पोजिशन निकालूंगी। तो n+2th कौन सी बनी, 5th पोजिशन, और n+2 + 1th बनी 6th पोजिशन। ठीक है, तो 5th और 6th पोजिशन पे कौन से नंबर्स थे, 13 और 14। अब 13 और 14 का निकाला गया एवरेज, तो आंसर बना 13.5, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। अब 4th क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹1, ₹5 and ₹10 denominations that a person has are in the ratio 5:3:13. Of the total amount, the percentage of money in ₹5 coins is 21%, 14.27%, 10% and 30%। ठीक है, तो यहाँ बात हो रही है रेशियो की, है ना। तो अब जब रेशियो की बात होती है तो रेशियो मुझे क्या बताता है कि यहाँ पर एलिमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया गया है। अब जरा यहाँ देखो 5 लोग खड़े हैं, रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स निकालोगे तो बॉयज कितने हैं यहाँ पे 1, गर्ल्स कितनी है 4, 1/4, तो रेशियो बन गया 1:4। अब रेशियो की एक खास बात और है, अगर यहाँ पर 2 बॉयज होते फॉर एग्जाम्पल और मेरे पास 8 गर्ल्स होती, ठीक है, तो रेशियो कैसा बनता 2/8, और 2/8 को मैं फ्रैक्शन से सिंप्लीफाई करूंगी तो 1/4 बन जाएगा। ठीक है, तो रेशियो होता है 1:4। अब ये जो 1:4 दिया गया है ये मुझे एग्जैक्ट नंबर ऑफ बॉयज या एग्जैक्ट नंबर ऑफ गर्ल्स नहीं बताएगा, जब बल्कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन बताएगा। ठीक है, तो ये तो कॉन्सेप्ट था रेशियो का। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे यूज करने वाले हैं। क्वेश्चन पर चलते हैं। मुझे बताया गया कि ये जो 1 रुपी, 5 रुपी और 10 रुपीज के कॉइन्स थे वो 5:3:13
13 के कॉम्बिनेशन में रेशियो में दिए गए हैं। ठीक है, परसेंटेज मुझे कितनी निकालनी है, जो टोटल मेरे पास मनी है ओके उसमें 5 रुपीज कॉइन्स की कितनी परसेंटेज है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ कॉइन्स निकाल लेंगे ₹1, ₹5 और ₹10 के लिए। तो ये ₹1 के लिए कितना बना 5x, रेशियो देख लो 5, ₹5 के लिए कितना बना 3x, ₹10 के लिए कितना बना 13x। ओके, अब यहाँ पर टोटल मनी काउंट करनी है मुझे। यहाँ तो मुझे नंबर ऑफ कॉइन्स मिल गए, पर अब मुझे ये भी तो देखना है कि मेरे पास टोटल मनी थी कितनी। तो टोटल मनी के लिए मैं उनके जो भी डिनोमिनेशन, जो भी उनकी वैल्यू थी, उनसे मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो ₹1 के लिए मुझे कितनी मनी मिली 5x, ₹5 के लिए 15x, ₹10 के लिए 130x। ठीक है, तो टोटल मनी मेरी बनी इन सबको ऐड करने के बाद 150x। अब मेरे पास टोटल मनी मुझे मिल गई। मनी फॉर ₹5 कॉइन्स मेरे पास है, तो मैं परसेंटेज इजीली निकाल सकती हूँ 15x। ठीक है, यानी ₹5 के कॉइन्स का कितना कंट्रीब्यूशन था और टोटल मनी कितनी थी 150x। और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी 100 से, तो x तो कैंसिल हो गया और यहाँ से मुझे मिला 10%। ओके, विच इज योर ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फॉर पॉजिटिव नॉन जीरो रियल वेरिएबल्स p एंड q, इफ log p square plus q square equals to log p plus log q plus 2 log 3, then the value of this polynomial। हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और इनमें से कौन सी होगी ये चेक करना है। a 79, b 81, c 9, d 83। ओके, तो चलिए देखते हैं पहले लॉगरिथम होता क्या है। लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज द पावर और इंडेक्स टू विच अ गिवन बेस मस्ट बी रेज्ड टू ऑब्टेन द नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास दो तरह की रिप्रेजेंटेशंस होती हैं, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक। तो एक्सपोनेंशियल की जब हम बात करते हैं तो वो होता है a रेज्ड टू द पावर ऑफ c। तो यहाँ पे जो a है वो मेरा बेस होगा और c होगा एक्सपोनेंट, और b हमारी जो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके वैल्यू आई वो b होती है। ठीक है, लॉगरिथम में क्या होता है, इसका इनवर्स होता है, उल्टा होता है। यहाँ पर log a लिया जो कि मेरा बेस था, वैल्यू मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली और मैं फाइंड आउट क्या कर रही हूँ, एक्सपोनेंट कर रही हूँ। ठीक है, तो ये तो होता है लॉगरिथम। अब लॉगरिथम के कुछ फॉर्मूला होते हैं। log a into b is equals to log a plus log b. log a divided by b is equals to log a minus log b. log a raised to the power of b is equals to b log a। ठीक है, तो चलो अब क्वेश्चन पर वापस आते हैं। तो ये तो हमारी गिवन इक्वेशन थी। अब सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो लॉगरिथमिक इक्वेशन है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इजी इवैल्यूएशन के लिए कन्वर्ट करेंगे। तो लॉगरिथम की जब मैंने प्रॉपर्टी यूज करूंगी इस इक्वेशन में, तो यहाँ दिया था log p प्लस log q, राइट। तो जब log a प्लस log b log p प्लस log q मैं करूंगी तो मैं क्या इसको मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिख सकती हूँ, है ना। तो ये बन गया log p इंटू क्यू। सिमिलरली 2 log 3 मेरा बन जाएगा log 3 स्क्वायर। अब ये दोनों भी एडिशन में हैं तो ये ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब क्योंकि ये दोनों लॉगरिथमिक फंक्शंस इक्वल हैं तो विद इन द ब्रैकेट्स जो भी वैल्यूज होंगी वो भी आपस में इक्वल होंगी। तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बिकम्स 9pq। ओके, अब इसको हम आगे सब्स्टिट्यूट करेंगे, कैसे जरा देखते हैं। अब वापस आ जाइए, जो हमें वैल्यू निकालनी है उस पर मैथमेटिक्स की प्रॉपर्टी लगाओ और यहाँ पर सिंपली बन जाता है p रेज़ टू द पावर ऑफ 4 प्लस q रेज़ टू द पावर ऑफ 4 इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर q स्क्वायर। ये मैथमेटिक्स की प्रॉपर्टी है। ओके, अब जरा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर की जगह 9pq को सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ से। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद 9pq होल स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर q स्क्वायर। अब यहाँ से बना 81p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर q स्क्वायर which becomes eventually 79p स्क्वायर q स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यू को जरा यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो। तो सब्स्टिट्यूट जैसे ही मैंने की मुझे क्या मिला 79p स्क्वायर q स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर q स्क्वायर, कैंसिल हो गए। आंसर आया 79 which is your option number A। अब आ जाओ 6th क्वेश्चन पर। इन द गिवन टेक्स्ट द ब्लैंक्स आर नंबर्ड 1 to 4. Select the best match for all the blanks. Steve was advised to keep his head dash before heading dash to bat, for while he had a head dash batting, he could only do so with a cool head dash his shoulder. Okay. A, down, down, on, for. B, on, down, for, on.
सी डाउन आउट फॉर ऑन और डी ऑन आउट ऑन फॉर। ओके, तो इंग्लिश का क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स का काम करना है। तो चलो जरा फ्रेजेस को चेक करते हैं कि ये सेंटेंस कहने की कोशिश क्या कर रहा है। तो पहला था कीप हिज हेड, ठीक है। अब कीप हिज हेड के साथ क्या जाता है, ऑन जाता है। करेक्ट फ्रेज इसका ये है, इसका मतलब क्या हुआ, टू स्टे काम एंड फोकस्ड। दूसरा कह रहा है बिफोर हेडिंग डैश टू बैट, हेडिंग आउट टू बैट होता है, ठीक है, विच इज कॉमनली यूज्ड इन क्रिकेट या बेसबॉल कह सकते हो तुम, मीनिंग गोइंग आउट टू प्ले। हैड अ हेड डैश बैटिंग, द फ्रेज हैव अ हेड फॉर बैटिंग, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके पास कोई टैलेंट है या एबिलिटी है ऐसा करने की। फोर्थ फ्रेज हमारा क्या था, विद अ कूल हेड डैश हिज शोल्डर्स, अ कूल हेड ऑन हिज शोल्डर। करेक्ट फ्रेज ये बनता है, मीनिंग टू रिमेन काम एंड कंपोज्ड। अब ये जो करेक्ट मैंने फ्रेजेस किए, यहां पर बना ऑन, आउट, फॉर और ऑन, और ये चार जो कॉम्बिनेशन है ये कौन से ऑप्शन में मुझे मिल रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी में मुझे मिल रहे हैं। जैसे ऑप्शन नंबर डी में मुझे ये मिल गए, का मतलब डी इज द करेक्ट आंसर। सेवेंथ क्वेश्चन पर आ जाओ। A rectangular paper sheet of dimensions 54 centimeter by 4 centimeter is taken. The two longer edges of the sheet are joined together to create a cylindrical tube. A cube whose surface area is equal to the area of the sheet is also taken. Then the ratio of the volume of the cylindrical tube to the volume of cube is 1 upon pi, 2 upon pi, 3 upon pi, 4 upon 5. चलो जरा क्वेश्चन देखते हैं। एक मुझे रेक्टेंगुलर शीट दी, इसका डायमेंशन था 54 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। अब ये जो लॉन्गर एज था ना, यहां से इसको पकड़ा, यहां पर जोड़ा और एक सिलेंडर बना दिया, ठीक है। अब एक ऑब्जेक्ट मेरे पास सिलेंडर हो गया और दूसरा ऑब्जेक्ट इन्होंने क्यूब ले लिया। अब ये क्यूब इस तरीके का लिया कि इस क्यूब का जो सरफेस एरिया था वो रेक्टेंगल के एरिया से बराबर था, ठीक है। इस तरीके का ये क्यूब मुझे मिला। तो अब जो ये वाली इंफॉर्मेशन है, इससे मुझे क्या क्या पता लग रहा है कि सिलेंडर का जो ये वाला सर्कमफेरेंस है ना, ये है 4 सेंटीमीटर, और जो इसकी रेक्टेंगल की लंबाई थी ना, ये इस सिलेंडर की हाइट बन गई, विच इज 54 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब चलो क्वेश्चन को देखते हैं। हमें क्वेश्चन पूछ क्या रहा था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इन दोनों के बीच का रेशियो कितना होगा। चलो फिर क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले इंफॉर्मेशन मुझे मिली थी कि सरकमफेरेंस जो है वो है 4 सेंटीमीटर। अब क्योंकि सिलेंडर का जो अपर बेस पार्ट होता है वो सर्कल होता है, तो सरकमफेरेंस 2 पाई आर इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर बनता। अब इसी को यूज करके मैं रेडियस निकाल सकती हूँ, तो रेडियस मेरा आया 2 अपॉन पाई। अब हाइट मुझे पता है h इज इक्वल्स टू 54 है, ठीक है, 54 सेंटीमीटर्स है। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करती हूँ, पाई आर स्क्वायर एच, आर मेरे पास निकाल लिया, एच मेरे पास गिवन है, तो मैं यहाँ से इजीली वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालूंगी जो कि बनेगा 216 अपॉन पाई। अब आ जाते हैं क्यूब पर। अब क्यूब की मुझे वॉल्यूम निकालनी है, तो वॉल्यूम के लिए मुझे कम से कम एक साइड का तो लेंथ पता होनी चाहिए, क्योंकि सारी साइड्स की लेंथ बराबर होती है ना एक क्यूब में। अब मुझे पता था कि सरफेस एरिया फॉर क्यूब इज इक्वल्स टू एरिया फॉर द रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल था 54 मल्टीप्लाइड बाय 4 विच वाज 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वो मेरे पास सरफेस एरिया कितना बन गया, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ जाइए जरा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब के फॉर्मूला पर, वो होता है 6x स्क्वायर। सरफेस एरिया मेरे पास है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ से मैंने s की वैल्यू निकाली 6 सेंटीमीटर। ओके, अब साइड मिल गई मुझे, तो मैं वॉल्यूम निकाल सकती हूँ। वॉल्यूम क्या होता है, s क्यूब। s क्यूब कितना बनेगा, 6 क्यूब, जो कि बना 216 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। अब रेशियो निकालना था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मेरे पास है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब मैंने निकाल लिया है, तो 216 अपॉन पाई अपॉन 216 बना, और टोटल मेरा रेशियो फाइनली आता है 1 अपॉन पाई, विच इज योर ऑप्शन नंबर 1, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। आखिरी क्वेश्चन नंबर 8 पर बढ़ते हैं। द पाई चार्ट प्रेजेंट्स द परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स टू अ टिपिकल 2000 किलो कैलोरी डाइट ऑफ अ पर्सन। The typical energy density kilocal per gram
of these macronutrients is given in the table. Carbohydrates, energy density 4, proteins 4, unsaturated fat 9, saturated fat 9, and trans fat 9. The total fat, all three types in grams, this person consumes is 44.4, 77.8, 100, 3600. तो चलो पहले मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की कहानी समझते हैं। आप जो भी खाना खाते हो, हमारी जो भी डेली की डाइट होती है, उसमें फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है और प्रोटीन होता है। अब ये जो तीन कंपोनेंट्स है ना, ये तीनों हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिसकी हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, हमारे खाने में तुम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स का डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हो। जैसे व्हीट में बहुत अच्छा कार्बोहाइड्रेट होता है, मीट में बहुत अच्छा प्रोटीन होता है, फैट तुम्हें ऑयल, एवोकाडो, ऐसी चीजों से मिलता है। ठीक है, कुछ ऐसा भी खाना है जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में कॉमन है, यानी जैसे पल्सेस, उसमें अच्छा कार्बोहाइड्रेट भी होता है और प्रोटीन भी होता है। वहीं अगर तुम देखो तो फैट्स और प्रोटीन्स में भी काफी कॉमन चीजें आ जाती हैं, जैसे मिल्क, है ना। तो बेसिकली ये तो था मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की कहानी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस पाई चार्ट का काफी बड़ा रोल है। तो चलो देखते हैं क्या कैसे सॉल्व करना है। टोटल कैलोरी इनटेक मुझे क्वेश्चन में कितना बोला, 2000 किलो कैल है, ठीक है, एक इंसान का। अब फैट कंट्रीब्यूशन उसमें कितना कितना था पाई चार्ट के अकॉर्डिंग। अनसैचुरेटेड फैट था 20%, सैचुरेटेड फैट था 20%, ट्रांस फैट था 5%। तो टोटल फैट कंट्रीब्यूशन मेरा कितना बनता था, 45%। और 45% किसका, 2000 किलो कैलोरी डाइट का। अब एनर्जी डेंसिटी फैट के लिए कितनी दी गई है क्वेश्चन में, 9 किलो कैल पर ग्राम। अब मैं क्या करूंगी, टोटल कैलोरीज फ्रॉम फैट निकालूंगी। टोटल फैट निकालने के लिए क्या होगा, 45/100 into 2000, तो 0.45 into 2000 becomes 900 किलो कैलोरीज। अब इन कैलोरीज को ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ग्राम में हमें आंसर चाहिए। तो ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए 9 किलो कैलोरी पर ग्राम, टोटल फैट 900/9 which becomes 100 grams, और 100 grams है आपका ऑप्शन नंबर सी, which is your correct answer। आज के लिए हमने इतने क्वेश्चंस किए। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, आपने कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ से गेन की होगी। वी आर फ्रॉम iFly, we deal with CSIR, NET, GATE, ICMR and many other national level exams. We wish you all the very best. You can contact us at 9013902981. Thank you for watching. Do subscribe to our channel.